आज हम पढ़ेंगे नवम कक्षा में विज्ञान विषय में पाठ 5 के अंतर्गत में हम कोशिका की संरचना की बात कर रहे थे। कोशिका की संरचना को अपन ने 3 भागों में बांट दिया था। सबसे बाहरी जो आवरण है वह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और साथ ही में ही कोशिका भित्ति। दूसरा भाग लिया था केंद्रक और तीसरा भाग लिया था कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है और उसी के अंदर में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसी के अंतर्गत में अब हम चर्चा करेंगे रसधानियों की। रसधानियाँ या इन्हें हम रिक्तिकाएं भी कहते हैं। ये रिक्तिकाएं सामान्यतः कोशिकाओं में ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है, संग्रह करने वाली थैलियाँ होती है। जंतु कोशिका में यह रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में यह रसधानियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी का जो माप है वो कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक आ जाता है, अर्थात कोशिका के अधिकांश भाग में रिक्तिका फैली हुई रहती है। यह जो रिक्तिकाएं होती हैं वह कोशिका में कई प्रकार के पदार्थों का संग्रह करने का काम, इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको संग्रह करने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ कोशिका में यह स्फीति व कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानियों में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन्स होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में अमीबा की खाद्य रसधानियों में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ पाई जाती हैं जिसमें अतिरिक्त जल व कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी होता है। और इस प्रकार से ये जो रिक्तिकाएँ होती हैं वह कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह और संग्रह के साथ साथ में ही उनका निस्तारण का काम भी करती है। प्रत्येक कोशिका में अपनी एक संरचना होती है जिसकी के कारण से वह विशिष्ट कार्य श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और नई प्रोटीन का निर्माण करना, उसमें सहायता करना, ऐसा उनकी झिल्लियों में रंगों की विशिष्ट संरचनाओं के कारण ही संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका के द्वारा विशेष प्रक्रिया के तहत 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना, यह कोशिका विभाजन कहलाता है। इस प्रकार से जब कोशिका का विभाजन होता है तो इससे नई प्रकार की कोशिकाएं बनती है। यह कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन। पहले हम बात करेंगे सूत्रीय विभाजन, या इसे हम समसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। इसमें कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, परंतु जो बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान ही होती है। जिस कोशिका में विभाजन होता है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं और जो कोशिकाएं बनती है उसे हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। चित्र में देखेंगे एक बार, मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका के जो गुणसूत्र है वह 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, परंतु गुणसूत्रों की संख्या समान ही बनी रहती है। और इस प्रकार का जो विभाजन होता है इसे हम समसूत्रीय विभाजन या सूत्रीय विभाजन कहते हैं। इस विभाजन के द्वारा जीवों में या पौधों में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ऊतकों की मरम्मत या नई संरचनाओं का निर्माण हुआ करता है। दूसरा विभाजन अर्धसूत्रीय विभाजन।
पौधे और जंतुओं में दोनों में ही उनके जो प्रजनन अंग होते हैं, उन प्रजनन अंगों की जो कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन करके और युग्मक का निर्माण करती है। जब युग्मक का निर्माण करती है तो मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या और संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है और इस कारण से ही हम इसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। जंतु व पौधों की जो प्रजनन अंग होते हैं या उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह विभाजित होकर के युग्मक का निर्माण करती है और जो युग्मक का निर्माण करती है वह ही बाद में निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। संतति का जब निर्माण करती है तो इस प्रकार से दोनों की कोशिकाएं मिलकर के पुनः वह पूर्ण कोशिकाएं उसमें नए संतति में आ जाती हैं और इस प्रकार से संतति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों का स्थानांतरण हो जाता है। आज इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है, सामान्यतः एक बार चर्चा करेंगे। कोशिका जीवन की मूलभूत व संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लेज्मा झिल्ली होती है और ये झिल्लियां लिपिड व प्रोटीन की होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग होता है। यह पदार्थों को गति को कोशिका के भीतर तथा बाहर वातावरण का नियमन करने का कार्य करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होती है। यह भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। पादप कोशिकाओं के मध्य में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई व बैक्टीरिया को अल्प पराशनदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। अर्थात कोशिका जो भित्ति है वह कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। यूकेरोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिकाओं की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करने का कार्य करता है। केंद्रक सामान्यतः कोशिका में केंद्र बिंदु होता है और यह समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःपर्दवी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन का और उत्पादक सतह के रूप में कार्य करती है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन करने का, रूपांतर करने का और उनका पैकेजिंग करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम उनके कार्यों का अध्ययन किया और साथ ही साथ कोशिका विभाजन दो प्रकार का उसका भी हमने अध्ययन किया। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक प्लास्टिक्ड होते हैं यानी लवक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और इन्हीं के कारण से ही पौधों का रंग हरा होता है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना होता है, यह रंग प्रदान नहीं करते हैं। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है अर्थात रिक्तिका होती है। यह कोशिका की स्फीति को यानी कि आंतरिक दाब को बनाए रखती है। यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन भी करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, अतः उन्हें केवल छोटे राइबोसोम अंग के रूप में ही रहा करते हैं। जीवधारियों की कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। ये विभाजन अपन ने बताया था दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की सहायता से पौधे की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, उनकी मरम्मत होती है
और जो क्षतिग्रस्त हो जाती है उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन सामान्यतः जनन कोशिकाओं में या प्रजनन कोशिकाओं में होता है, जिसके माध्यम से युग्मकों का निर्माण होता है और उन युग्मकों के माध्यम से नई संतति का निर्माण होता है। अभ्यास के अंतर्गत में इसमें हम प्रश्न 1 से लेकर के और 8 तक का कार्य करेंगे और अपने गुरुजी से इसको जल्दी ही चेक करवाएंगे।